आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य ये थे कि यूरोप में जहां जहां डिस्पोटिज्म था, यानी कि निरंकुशवाद था, वहां के लोगों को लिबरेट करना, वहां के लोगों को स्वतंत्र करना। मुख्य उद्देश्य क्या था कि यूरोप के अन्य देशों में जहां पर निरंकुशवाद विद्यमान था, वहां के लोगों को भी स्वतंत्र करना निरंकुशवाद से। ये विचारधारा क्रांतिकारियों के मन में आई और पूरे जो लोग हैं उनको राष्ट्र बनाना। तो दो उद्देश्य थे, एक निरंकुशवाद से मुक्ति और टू मेक द पीपुल नेशन, यानी कि लोग को ही राष्ट्र बनाना। अब क्या हुआ, कैसे ये होगा? तो क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी जो थी, फ्रेंच सैनिक विभिन्न देशों में गई और लोगों को मुक्त किया। क्या चीज से मुक्त किया? निरंकुशवाद से। वो कौन कौन से देश थे? वो थे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। कुछ क्षेत्र इटली के। ये कब हुआ? 1790s में, 1790 के सदी में ऐसी बातें हुई। अब क्या हुआ कि जब वहां के लोगों को मुक्ति मिली निरंकुशवाद से, तो नेपोलियन ने 1804 में एक संहिता बनाई, जिसे हम नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ? 1804 ईस्वी में। क्या इसका नाम है? नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता। तो ऐसा क्यों किया गया नेपोलियन के द्वारा? ताकि उन इलाकों में प्रशासनिक बदलाव लाया जा सके। तो प्रशासनिक बदलाव क्या लाया गया? क्यों लाया गया? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि प्रशासनिक सिस्टम को एफिशिएंट करना, सही ढंग से लागू करना। अब कौन कौन से कदम उठाए गए? तो पहला कदम था कि मेरिट क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि योग्यता के आधार पर सभी को नौकरी मिलेगी। मेरिट क्राइटेरिया वर इंट्रोड्यूस, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वेयर एबॉलिश्ड। जन्म के आधार पर जितने भी सुविधाएं थी उसको हटा दिया और योग्यता के आधार पर सारे नियुक्तियां होंगी, उस पर बल दिया गया। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कि हायर अथॉरिटी जो उच्च अधिकारी हैं उन पर उनको ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, बल्कि नीचे के अधिकारियों को। सो क्या क्या चीज हुआ कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होंगी। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। तीसरी बात जो थी वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार पर बल दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति अब संपत्ति अर्जित कर सकता है। तीसरी बातें जो हुई वो थी डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया कि प्रशासनिक इकाइयों को छोटा किया ताकि सही ढंग से प्रशासन को चलाया जा सके। दूसरा काम
बाद क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था को एबॉलिश कर दिया, वहां से उखाड़ फेंका। और तीसरी बात थी फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, यानी कि दास प्रथा से उनको मुक्ति दिलाई, जागीरदारी शुल्क से उनको मुक्ति दिलाई। सो इन क्षेत्रों में नेपोलियन ने ये कार्य किए, जागीरदारी शुल्क समाप्त किया, सर्फडम यानी कृषक दास की प्रथा को समाप्त किया और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त किया और प्रशासनिक इकाइयों को छोटा कर दिया ताकि आसानी से प्रशासन को चलाया जा सके। फिर दूसरे जो कदम उठाए गए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड इन टाउन्स। मतलब क्या है गिल्ड का मतलब क्या है? श्रेणी बनाते थे कारीगर लोग और व्यापारी लोग। उस श्रेणी को, कारीगर के श्रेणी को या व्यापारी की श्रेणी को गिल्ड कहा जाता था, जिसको हम सिंपल टर्म्स में श्रेणी संघ कह सकते हैं। इन लोगों पर क्या था कि बहुत सी पाबंदियां थी। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। हर जगह के बाट जो होते थे, वेट्स एंड मेजर अलग अलग हुआ करते थे, करेंसी अलग अलग हुआ करती थी, बहुत से उन पर पाबंदियां ला दी गई थी। इन पाबंदियों को हटा दिया गया और सिर्फ पाबंदियों को ही नहीं हटाया गया और ऐसा कोशिश किया गया कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में भी सुधार आए, संचार व्यवस्था में, यातायात व्यवस्था में भी सुधार आए। क्यों सुधार आए? ताकि व्यापार बढ़ सके, ताकि आसानी से हम अपने वस्तुओं को और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो फ्रीडम दिए गए, स्वतंत्रता दिया गया। किन किन लोगों को? पेजेंट्स को यानी किसान, आर्टिजन्स को यानी कारीगर, वर्कर्स को, जो लोग काम करते हैं, और न्यू बिजनेसमैन। इन लोगों को क्या किया गया? स्वतंत्रता दी गई ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। और सभी जगह एक ही वेट्स एंड मेजर इंट्रोड्यूस किए गए। माप तौल की व्यवस्था एक तरह की होगी और कॉमन करेंसी यानी एक ही मुद्रा का प्रचलन होगा। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कि आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज को यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। सो ये सारे बदलाव किए गए नेपोलियन के द्वारा और ये बदलाव जो किए गए इसको कहा गया नागरिक संहिता ऑफ 1804। अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि जब फ्रेंच आर्मीज विभिन्न देशों में गए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। शुरुआती दौर में इनको सभी लोगों ने स्वागत किया। उनको माना गया कि आप मुझे मुक्त किए निरंकुशवाद से। सभी लोग खुश थे। और कौन कौन से वो देश थे? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सा। एवरीवेयर दे वेर वेलकम्ड। सभी लोगों ने स्वागत किया और बहुत जोश था लोगों में कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन यही प्रतिक्रिया शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हमारा भी शोषण शुरू हो गया। और वो कौन कौन से कदम थे उठाए गए थे नेपोलियन के द्वारा कि लोगों में यह समझ आने लगी कि फिर से हमारा शोषण शुरू हो गया, हमारे शोषण की शुरुआत हो गई। वो था इंक्रीज टैक्सेशन। कर बढ़ा दिए गए, कर लाद दिए गए, यानी कि ज्यादा कर लिया जाता था लोगों से। दूसरा था सेंसरशिप, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। अब प्रेस वाले वो सारी बातें नहीं बता सकते थे जो सही था, उन पर अंकुश लगाया गया। और तीसरा था
फोर्स कंस्क्रिप्शन, यानी कि जबरन सैनिक भर्ती, यानी कि सेना में जबरन भर्ती कराया जाता था। सो ये 3 कदम जो उठाए गए नेपोलियन के द्वारा, जिसके कारण लोग नाखुश हो गए। इसलिए इतिहासकार नेपोलियन के बारे में कहता है कि वह क्रांति का संतान भी था और क्रांति का विध्वंसक भी था। दूसरे वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।